नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के संबंध में कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसी तरह से हम आगे, आज तो हम कुछ ही प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, इसी तरह आगे हम प्रश्नों के माध्यम से और व्याख्यान दोनों के माध्यम से अपनी समझते हुए चलेंगे। अपने विषय को अच्छे से गहराई से प्रश्नों के द्वारा हम अगर चर्चाएं करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए काफ़ी सहयोगी सिद्ध होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? इसका जो आंसर है वो गारसा द तांसी है। गारसा द तांसी एक फ्रेंच विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का कार्य किया। यह श्रेय इनको जाता है और ये जो इतिहास इन्होंने लिखा ये फ्रेंच भाषा में ही लिखा। इनके इतिहास के इस ग्रंथ की कुछ खामियां भी रही हैं। हम उन्हें बहुत प्रामाणिक या कहें कि उन मानकों पर खरा नहीं मान सकते जो जैसा एक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को होना चाहिए, परंतु चूँकि इन्होंने पहली बार लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास का, एक विदेशी के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत हो गई, तो हम उनके इस प्रयास को हम कम करके नहीं आंक सकते। तो गारसा द तांसी ने किया। अब इसके अलावा हम बातें कर लेते हैं इन विकल्पों पर। पहला विकल्प दिया गया है नाभादास। तो नाभादास एक मध्यकाल के भक्ति काल के दौरान के एक लेखक रहे हैं जिनकी एक रचना है, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है भक्तमाल, जो कि 1585 ईस्वी में आई और ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिसमें उस समय के जो तत्कालीन भक्त कवि रहे हैं हमें इसी ग्रंथ के माध्यम से, इसी और कुछ और ग्रंथों के माध्यम से उनके बारे में जानकारी मिलती है। हमें इसे हिंदी साहित्य के इतिहास की एक, जैसे एक होता है हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ, जो आज के समय में हम जिसे मानते हैं, उसके जो मानक मानते हैं, हम उन मानकों पर इसे खरा तो नहीं उतरता हुआ देखते हैं, परंतु फिर भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ उन भक्त कवियों के बारे में से मिलती है। तो 1585 में लिखा गया भक्तमाल नाभादास की रचना है, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इस ग्रंथ की विशेषता है कि इसके उद्देश्य के बारे में स्वयं बात करते हुए नाभादास जी कहते हैं, अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाऊ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपायु। तो ये अपना उद्देश्य खुद ही बताते हैं। क्या? अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाऊ, मुझे आज्ञा मिली कि मुझे भक्तों के यश का गान, उनके बारे में, उनके जो इतने कीर्तिमान उनके जो कार्य हैं उन सब की चर्चा करने के लिए मुझे आज्ञा दी गई, और इस संसार सागर से पार करने के लिए, पार होने के लिए इससे अच्छा, इससे शुभ काम और कोई नहीं हो सकता। तो हमें कभी ये पंक्ति पूछ ली जाए कि ये किसकी है, ब्रज भाषा में तो ये लिखी ही गई है और ये किसकी पंक्ति है, तो हम बता पाएंगे कि ये नाभादास की पंक्ति है जो उन्होंने भक्तमाल में कहा है। तो गोकुलदास की बात करें तो गोकुलदास की दो रचनाएं, 84 वैश्रवन की वार्ता और 252 वैश्रवन की वार्ता भी इसी कोट की रचनाएं हैं। और अगर जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन भी हिंदी साहित्य के इतिहासकार रहे हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द वर्नाक्युलर। उनके इतिहास ग्रंथ का अभी हम लोग आगे उनके इतिहास के ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुआ है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ। तो अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखन किया, प्रथम प्रयास किया, वो गारसा द तांसी ने किया और उनके उस ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेक्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा में पूरा है। तो इसका प्रथम और द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ? प्रथम प्रयास तो उन्होंने किया, तो उसका सन क्या है? ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर 1839 से 1847, 1839 से 1847 ये होगा। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं और उसमें से हमें सही उत्तर बताना है। पहला कथन है, गारसा द तांसी ने अपना ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी अंग्रेजी में लिखा है।
और इन्होंने कवियों के रचना काल का निर्देश दिया है। कथन 2, तो कथन 1, इसमें जो हमारे चारों ऑप्शन हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ख कथन 1 सही है, ग कथन 2 सही है और घ ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो पहले बातें करते हैं। गारसा दत्तासी ने अपना ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी अंग्रेजी में लिखा है। यह जो कथन है ये पूर्णतया गलत है, क्योंकि गारसा दत्तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ फ्रेंच में लिखा है। और कथन 2, इन्होंने कवियों के रचना काल का निर्देश दिया है। जी हाँ, इन्होंने अपनी रचना इनकी जो रचना है, इनका जो इतिहास ग्रंथ है, उसमें इन्होंने कवियों की रचना काल का निर्देश दिया है। हालांकि इनके इतिहास ग्रंथ की कुछ कमियां भी रही हैं, जैसे इन्होंने जो कवि हैं उनको कालक्रम के स्थान पर उनको व्यवस्थित ना करके अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार से प्रस्तुत किया है। इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने उस समय की जो अलग अलग काल का इतिहास है, उन युगीन प्रवृत्तियों पर कोई किसी तरह की चर्चा नहीं की है। तो इस तरह की इनके इतिहास ग्रंथ में हमें कुछ खामियां देखने को मिलती हैं। और इन्होंने हिंदी के कवियों के अलावा और भाषाओं के कवियों को भी उसमें मिला दिया है, जिसकी वजह से इनका इतिहास जो है हम उसे पूर्णतः इतिहास की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं और रखने में संकोच होता है। परंतु फिर भी भारत से बहुत दूर जब कोई विदेशी विद्वान पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास की लिखने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके इस प्रयास को, उसकी इस कोशिश को, उसके महत्व को समझने से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारा ये हुआ कि इन्होंने अंग्रेजी में नहीं फ्रेंच में लिखा। दूसरी चीज़ है कि इनके इतिहास ग्रंथ की कुछ कमियां रही हैं। अगर प्रश्न पूछ दिया जाता है कि क्या इन्होंने काल विभाजन किया, नहीं। क्या इन्होंने प्रवृत्तियों की चर्चा की, नहीं। कभी कभी ऐसे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो इसका कौन सा प्रश्न आंसर सही हो गया? कथन 2 सही है। इसका जो ग ऑप्शन है ये वाला, ये सही होगा कि मतलब इस कथन 2 सही है। अब इसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन, यहाँ लेखन की बात नहीं हो रही है, काल विभाजन की बात हो रही है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर हम मिश्र बंधुओं के बारे में अगर बात कर लें, तो मिश्र बंधुओं ने एक जो है इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसे मिश्र बंधु विनोद के नाम से जाना जाता है, जो 4 भागों में विभक्त है, जिसका प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो काल विभाजन का प्रथम प्रयास चूंकि यहाँ पूछा जा रहा है, मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया है, पहली बार किया कि बाद में किया, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम प्रयास। शिव सिंह सेंगर सबसे पहले गारसा दत्तासी आते हैं, इन्होंने नहीं किया। उसके बाद शिव सिंह सेंगर आते हैं, जिनका इतिहास ग्रंथ 1883 ईस्वी में आता है, जो शिव सिंह सरोज के नाम से प्रकाशित होता है। इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। इनके जो इतिहास ग्रंथ की विशेषता है, इन्होंने 1 सहस्र भाषा कवि, मतलब 1000 जो भाषा कवि हैं उनके जीवन चरित्र और उनकी कविताओं का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसमें उन्होंने उनके जन्म काल के बारे में और रचना काल के बारे में भी संकेत दिया है। तो इनके शिव सिंह सरोज की क्या विशेषताएं हैं? पहली बात तो उन्होंने 1000 जो कवि हैं उनके जीवन चरित्र और कविताओं को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है, उनके जन्म काल और रचना काल के बारे में संकेत दिए हैं। अब ये बहुत विश्वसनीय नहीं है इनका जो इतिहास ग्रंथ है, परंतु है इनका इतिहास ग्रंथ जो शिव सिंह सरोज के नाम से जाना जाता है, परंतु इन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं जी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो कि 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकला था, और इसमें इन्होंने काल विभाजन किया है। इन्होंने जो कवि हैं
और लेखक है उनको कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया है, उनकी प्रवृत्तियों को भी बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। तो इस दृष्टिकोण से इनका जो ये ग्रंथ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न भी हमारा जो है, हमने जो बातें की इसी में से उसका उत्तर आ जाएगा। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा जटिल है, लेकिन चूंकि हमने पहले बात कर ली तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ का मुख्य विषय है। तो हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा के कवियों पर मुख्य रूप से चर्चा, क्या ये विकल्प सही है? दूसरा है 2000 कवियों को स्थान दिया, ये सही है। क्या ये सही है? हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 भागों में बांटा, क्या ये सही है? कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो अभी हमने बात की कि उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन किया है, कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो यही इसका सही आंसर होगा। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने पहली बार काल विभाजन किया, तो क्या इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 भागों में बांटा? जी नहीं, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा है। 2000 कवियों को स्थान दिया है, ये नहीं सही है। हमने बात की थी कि शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने 1000 कवियों को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया है और 5000 कवियों को मिश्रबंधु विनोद में स्थान दिया गया है। और हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा के कवियों पर मुख्य रूप से चर्चा, अन्य भाषा के कवियों पर चर्चा हमने गारसा दत्तासी के बारे में चर्चा करते हुए किया था कि गारसा दत्तासी ने हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य जो भाषा के कवि हैं उनको भी अपने हिंदी साहित्य में सम्मान दिया, स्थान दिया है और मिला दिया है। तो ये जो है उनके बारे में सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्णन करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है, जो कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। छठवां प्रश्न, उन्होंने हिंदी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए इसमें ना तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया, ना ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। यह कथन किसके बारे में सही है? तो हम देखें कि मिश्र बंधुओं के बारे में पता नहीं, हमें नहीं पता। शिव सिंह सेंगर के बारे में, गारसा दत्तासी के बारे में, गारसा दत्तासी के बारे में तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने पढ़ा कि उन्होंने अन्य कई भाषाओं के कवियों को, स्पेशली उर्दू के कवियों को उन्होंने अपने हिंदी भाषा के कवियों के साथ मिश्रित कर दिया है, तो वो तो हो नहीं सकते। तो ये जो है ये जॉर्ज ग्रियर्सन की भाषा नीति की विशेषता रही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ये उन्हीं की भाषा नीति की विशेषता रही है। उन्होंने कहा है, अपनी जो भूमिका लिखी है उसमें कहा है उन्होंने, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार से बाहर रख रहा हूँ, भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। और साथ में कहा, मैं ना तो अरबी फारसी के भारतीय की लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ, ना ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों की। तो इस तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से भूमिका में ही कहा है कि वो केवल हिंदी पर बात करेंगे। तो उन्होंने अपने इतिहास में केवल हिंदी के कवियों और उन्हीं के ग्रंथों को सम्मिलित किया है। सातवां प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि मिश्रबंधु विनोद जो है ये 4 भागों में विभक्त है। तो पहला जो इसका उत्तर है वो गलत हो गया। सहस्त्र कवियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, इसके बारे में हमने देखा कि शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज में सहस्त्र कवियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, तो ये भी गलत हो गया। इसका प्रथम प्रकाशन 1924 में हुआ। तो मिश्रबंधु विनोद, जो कि मिश्रबंधुओं के द्वारा लिखा गया, इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। तो इसलिए यह विकल्प भी गलत है। घ देखते हैं, इसमें कवि विवरण के साथ साथ साहित्य के विविध रूपों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हुए अनेक नए कवियों को प्रकाश में लाकर उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो इसमें कवि विवरण के साथ साथ क्या किया गया है, साहित्य के विविध रूपों पर चर्चा की गई है और कई नए कवि जिनकी चर्चा अभी तक के साहित्य के इतिहासकारों ने नहीं की थी, ऐसे कुछ नए कवियों को प्रकाश में
इनका मिश्र बंधु विनोद लाता है और उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करता है। तो ये इनके मिश्र बंधु विनोद जो इतिहास ग्रंथ है उसकी विशेषता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक के से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो हाँ, ये भी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, अपभ्रंश और साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी काव्यधारा की भूमिका, इन चारों में से कौन सा प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका, जो कि 1929 में जो है प्रकाशित हुआ था। वही हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित हुआ, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और बाद में यही परिवर्धित होकर के हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक पुस्तक मानी जाती है वो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मानी जाती है। सभी लोग इस किताब को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं। इन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को अपने पूरे हिंदी साहित्य के इस इतिहास की पुस्तक में अलग अलग कालों में विभाजित किया है और जो है अलग अलग नाम दिया है कुछ प्रवृत्तियों के आधार पर। उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है, हिंदी साहित्य के इतिहास से ही संबंधित है। अपभ्रंश और हिंदी साहित्य, ये ऐसे ही है। हिंदी काव्यधारा की भूमिका, बस ये आपको विकल्प बनाने के लिए ये सारे प्रश्न हैं, ये विकल्प हैं। हिंदी काव्यधारा किसकी पुस्तक का नाम है? हिंदी काव्यधारा किसकी पुस्तक का नाम है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर राहुल सांस्कृत्यायन है, जो आदिकाल से संबंधित उनकी प्रमुख पुस्तक है। आदिकाल के बारे में अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। अब 10वां प्रश्न, इतिहास ग्रंथ का नाम दिया है और लेखक का नाम दिया है और जिसे जो एक दूसरे से मिलाना है, सुमेलित करना है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया? अभी हमने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, जो पहले नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ था और बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका हमने देखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये जॉर्ज ग्रेयरसन की है कि FEK की है? तो हम देखते हैं, ये FEK की पुस्तक है। और हिंदी साहित्य, ये धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा संपादित की गई पुस्तक है, जिसमें कई सारे विद्वानों ने मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है। तो हिंदी साहित्य, जो कि धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखा गया एक इतिहास, मतलब संपादित किया गया एक ग्रंथ है, जिसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, और अलग अलग सेक्शन को अलग अलग लेखकों ने इसमें लिखा है। तो ये जो है, ये हमने आज 10 प्रश्नों पर चर्चा की और अभी आगे हम लोग और भी थोड़ा ज़्यादा प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, पर आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को लाभ हो रहा होगा, इन कक्षाओं से आपको लाभ हो रहा होगा, तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।